Dear students, today we are going to discuss about character, strength, and virtue. This is the topic of fourth unit of positive psychology, and in this topic, I'm going to discuss what is the character, strength, and virtue, and their classification and assessment. आपको पता है कि जिस तरह से आप बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, और उन बीमारियों को एसेस करने के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम भी डेवलप है, उनको मेजर करने के लिए तमाम साइकोलॉजिकल डिवाइसेस, साइकोलॉजिकल मेजर्स भी डेवलप किए गए। उसी तरह पॉजिटिव साइकोलॉजी में स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो है असेसमेंट टूल और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस डेवलप किए गए। आप वीकनेसेस के क्लासिफिकेशन और उनके मेजरमेंट से भली भांति परिचित हैं। मैं आपको स्ट्रेंथ के क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट के बारे में बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ, जैसा कि लिनले और हैरिंगटन ने डिफाइन किया, स्ट्रेंथ इज a capacity for feeling, thinking and behaving in a way that allow optimal functioning in the pursuit of valued outcome. तो जैसे पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, रिलेटिवली इंड्यूरिंग एस्पेक्ट ऑफ फीलिंग, थिंकिंग एंड बिहेविंग, उसी तरह से स्ट्रेंथ को भी डिफाइन किया गया है। कहा गया कि ये स्ट्रेंथ जो है कैपेसिटी है जो आपको आपके जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, जीवन के लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति में मदद करता है। स्ट्रेंथ और टैलेंट में डिफरेंट, ये जो डिफरेंसेस हैं स्ट्रेंथ और टैलेंट में, वो ये है कि जो टैलेंट है वो इनर्ट है, इनबॉर्न है। टैलेंट्स आर automatic abilities that cannot be learned and only can be improved. जैसे सिंगिंग का टैलेंट, जिसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें प्रैक्टिस करके उस टैलेंट को निखार सकता है। जिसकी वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो कितना भी प्रैक्टिस करेगा वो निखर नहीं सकता। तो टैलेंट आर इनबॉर्न, जबकि दूसरी तरफ स्ट्रेंथ को कहते हैं कि स्ट्रेंथ आर नॉट इनबॉर्न, दे आर लर्न and can be developed and can be employed by the choices. जैसे काइंडनेस है, ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर सब में होता है थोड़ा बहुत, उसको आप सीख सकते हैं। काइंडनेस भी आप सीख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो टैलेंट और स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, और टैलेंट जो है इनबॉर्न है, जबकि स्ट्रेंथ आपका लर्न फिनोमेना है। स्ट्रेंथ और वर्चू, जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेंथ कई स्ट्रेंथ मिलकर एक वर्चू का निर्माण करती है।
virtues are set of strength. Yeah, you can say virtues are your qualities given important by moral philosophers. तो स्ट्रेंथ के सेट से वर्चूज का निर्माण होता है। जैसे कि आपने बीमारियों के संदर्भ में सिम्टम्स पढ़ा होगा, डिजीज पढ़ा होगा। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो एक साथ मिलकर किसी पर्टिकुलर जो है ग्रुप ऑफ डिजीज का निर्माण करते हैं। जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बहुत तरह के डिसऑर्डर हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज, सिम्टम्स और सिंड्रोम जैसे होते हैं। जैसे क्लस्टर ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं, उसी तरह स्ट्रेंथ एंड वर्चूज। अगर आप इनिशियल अटेम्प्ट को देखें जो वर्चूज और स्ट्रेंथ के क्लासिफिकेशन के लिए किए गए हैं, इसमें सबसे पहला जो कार्य है वो 500 बीसी कन्फ्यूशियस ने किया था। कन्फ्यूशियस चाइनीज टीचर फिलोसफर जो भी आप कहे हैं। आपने कन्फ्यूशियस का नाम मैंने जो स्टार्ट किया था व्हाट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी डेवलपमेंट, उसमें भी बताया था। जो कन्फ्यूशियस की जो है, जो कन्फ्यूशियन की जो फिलॉसफी है, उसमें कन्फ्यूशियस ने सिस्टमैटिकली ये 5 तरह के वर्चूज की बात की है, जिसको उन्होंने जेन ली जिंग वी जी ये नाम दिया हुआ। जेन का मतलब ह्यूमैनिटीज से है, ली का यहाँ मतलब जो है ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल एंड कस्टम, जिन ट्रूथफुलनेस से है, वी ड्यूटी या जस्टिस से है, और जी विजडम से। ये वर्चूज है। और अभी जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है, जब आप मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे तो ये ह्यूमैनिटीज, विजडम, जस्टिस, ये जो वर्चूज हैं इस रिसेंट क्लासिफिकेशन में भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। आपको इसके बारे में पता है, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में तो क्लासिफिकेशन इलनेस को जो है क्लासिफाइड करने के लिए वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जिसमें एक क्लासिफिकेशन आईसीडी का है जो डब्ल्यूएचओ पब्लिश करता है। डब्ल्यूएचओ ने जो है 1992 में आईसीडी का 10th वर्जन और 2015 में इसका 11th वर्जन पब्लिश किया। ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के आप में से जो इतने विद्वान हैं वो सब इन चीज़ों से परिचित होंगे। मैं थोड़ा वो भी वालों को बता रहा हूँ केवल उनके जानकारी के लिए। उसी तरह से जो दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो अमेरिकन साइकाइट्री एसोसिएशन एपीए जो है डेवलप किया हुआ है, जिसको कहते हैं डीएसएम। इसका मतलब है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर। वर्तमान में इसका 7th एडिशन चल रहा है, सॉरी 7th इटरेशन है, जो डीएसएम 5 के नाम से है। 7th इसलिए है, डीएसएम नाम तो 5 ही है, लेकिन 7th इसलिए है कि थर्ड और थर्ड आर, उसी तरह फोर्थ और फोर्थ टी आर, तो 2 और बढ़ गए। 68 से ये क्लासिफिकेशन शुरू हुआ है, आपको पढ़ाया गया होगा।
क्लिनिकल वालों को इस सब के बारे में बहुत डिटेल से। तो थर्ड आर और फोर्थ के बाद जो फोर्थ टीआर आया, टेस्ट रिवीजन, तो जो टेस्ट रिवीजन और थर्ड आर दोनों मिलके 7 हो जाते हैं। आईसीडी का जो क्लासिफिकेशन है वो डीएसएम से ब्रॉडर है, क्योंकि आईसीडी सारे जो डिजीज हैं उनको क्लासिफाइड करता है, जबकि डीएसएम केवल मेंटल डिसऑर्डर को करता है। और मोर एंड लेस इंडिया में भी जो है, जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो आईसीडी को ही यूज करते हैं, डीएसएम को रिलेटिवली कम यूज किया जाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस डीएसएम से ज्यादा आईसीडी की, ठीक है। लेकिन पढ़ाने में ज्यादातर फोकस जो है आपको डीएसएम पर किया जाता है, आईसीडी पर नहीं किया जाता है। ये टेक्निकल, अब उसको एरर कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, प्रैक्टिस में डीएसएम के तुलना में आईसीडी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। हम जो बात कर रहे हैं वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्चू के क्लासिफिकेशन की। जिस तरह का आईसीडी और डीएसएम का क्लासिफिकेशन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्चू का जो क्लासिफिकेशन है, कई क्लासिफिकेशन है, पर किसी की भी वर्ल्ड वाइड उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है जितनी इन बीमारियों की है, क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की तुलना में ज्यादा तेजी से स्प्रेड होती है और ज्यादा जो है वाइड स्कोप कवर करती है। जैसे अभी आपने एक बीमारी देखा, कोरोना, 2 साल में पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई, ठीक है। तो नेगेटिविटी ज्यादा तेजी से स्प्रेड होती है और ज्यादा तेजी से इसको एक्सेप्टेंस भी मिलता है। पॉजिटिविटी को करने में टाइम लगता है, वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। इसमें भी कई क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वर्च्यू को उसको एसेस करने और उसको डिफाइन करने, उसको क्लासिफाइड करने के लिए डेवलप है। 3 मेन सिस्टम हैं जो अभी करंटली जिस पर रिसर्च चल रही है, काफी कुछ काम हुआ भी है, ठीक है, पर इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस, हमेशा रिसर्च चलती रहती है। इन 3 में से जो मेन 2 हैं उनकी चर्चा मैं अपने सिलेबस में करूंगा। हालांकि ज्यादातर जगहों पर केवल वैल्यू इन एक्शन जो है सेकंड वाला ही पढ़ाया जाता है। मैं आपको ये 3 सिस्टम बता रहा हूँ। द गैलप थीम ऑफ टैलेंट पहला क्लासिफिकेशन है, और गैलप थीम ऑफ टैलेंट को मेजर करने के लिए क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर और क्लिफ्टन स्ट्रेंथ एक्सप्लोरर, ये 2 चीजें यूज की जाती है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है वैल्यू इन एक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, और इसको जो मेजर करने के लिए एडल्ट और यूथ वर्जन ऑफ वीआई इन्वेंटरीज है, कई इन्वेंटरीज अभी रिसेंटली डेवलप हुई है। तीसरा है सर्च इंस्टीट्यूट्स 40 डेवलपमेंटल एसेट्स, जिसको सर्च इंस्टीट्यूट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ, ये एटीट्यूड एंड बिहेवियर, इसके द्वारा मेजर करते हैं। चूंकि तीसरे का स्कोप लिमिटेड है, स्टूडेंट लाइफ से ही ज्यादातर मायने रखता है, इसलिए इस पर बहुत वर्क अभी नहीं हुआ है, काम चल रहा है। 2 मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसे कि आपने डीएसएम और आईसीडी देखा, उसी तरह से ये गैलप और वैल्यू इन एक्शन है, ठीक है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो गैलप थीम ऑफ टैलेंट है। इसको डोनाल्ड क्लिफ्टन डोनाल्ड क्लिफ्टन ने डेवलप किया था, और इन्होंने एजुकेशन और बिजनेस के जो डोमेन है, जो उसमें सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, उनकी एनालिसिस की और उसके आधार पर ये गैलप थीम ऑफ टैलेंट डेवलप किया। अगर आप देखें तो क्लिफ्टन ने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा और इसी के आधार पर इन्होंने एनालिसिस की। वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड हैपन इफ वी स्टडी व्हाट इज राइट विद द पीपल।
पैथोलॉजी में क्या हम करते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद द पीपल। तो जो सिंपल उनका क्वेश्चन जिस पर इनकी एनालिसिस बेस्ड है वो है, व्हाट वुड हैपन इफ वी स्टडी व्हाट इज द राइट विद द पीपल रादर देन व्हाट इज द रॉन्ग विद द पीपल। इस प्रश्न के आधार पर क्लिफ्टन ने ये गैलप टैलेंट थीम या थीम ऑफ टैलेंट डेवलप किया है। गैलप ऑर्गेनाइजेशन है और रोनाल्ड क्लिफ्टन एक अमेरिकन कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिशनर और या फिर कंसल्टेंट हैं जो गैलप जैसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने काम किया हुआ है और उसी में उनकी जो रिसर्चेज है उसी के आधार पर उन्होंने ये सारी चीजें डेवलप की थी। तो जैसे ये सब आपने पढ़ा है, आईसीडी पढ़ा है, आईसीडी डब्ल्यूएचओ चलाता है, उसी तरह जो वैल्यू इंडक्शन है वो ओपन सोर्स है, जबकि ये जैसे एपीए के जो हैं साइकाट्री एसोसिएशन वाले उसी तरह से ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। उसी तरह से जैसे आपने पर्सनालिटी में पढ़ा होगा कि नियो तथा पाई या नियो पीआईआर है वो रिस्ट्रिक्टेड वर्जन है, उसको यूज करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए पेमेंट भी देना पड़ता है। जबकि गोल्डबर्ग का मॉडल या गोल्डबर्ग का जो पर्सनालिटी है वो ओपन सोर्स में है, बट जनरली उसको कम यूज किया जाता है। तो क्लिफ्टन का जो एजम्पशन था रिसर्च का, उसमें दो मेन एजम्पशन थे जिसके आधार पर इन्होंने काम किया। पहला है he believed that talent could be operationalized, study and accentuated in work and academic setting। मतलब टैलेंट को ऑपरेशनली डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उसको इम्फेसाइज कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। और इस एजम्पशन के आधार पर क्लिफ्टन ने जो टैलेंट की डेफिनेशन दी, naturally recurring pattern of thought, feeling or behavior that can be productively applied and manifested in life experiences characterized by desire, rapid meaning, satisfaction and timelessness. So naturally occurring pattern of thought, feeling and behavior that can be productively applied. This is the talent. और जो ये टैलेंट आपका कहाँ दिखता है, तो आपके डिजायर में, लर्निंग में, सेटिस्फैक्शन में, टाइमलेसनेस की जो फीलिंग है, तो वैसा कोई इंपॉर्टेंट काम आप करते हैं, जैसे आप जो चीज पसंद करते हैं जो आपके टैलेंट हुनर के अनुसार होता है, तो उसमें आपको फीलिंग टाइमलेसनेस की देखने को मिलती है। क्लिफ्टन का जो इम्फेसिस था वो यही था कि ये जो टैलेंट है, दीज आर ट्रेट लाइक रॉ मटेरियल। ट्रेट लाइक मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि टैलेंट आर इनबॉर्न, और ये जो है नॉर्मल हेल्दी डेवलपमेंट जो है किसी भी एडोलसेंट या एडल्टहुड का है, उसके प्रोडक्ट के रूप में ये ट्रेट लाइक जो है कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। क्लिफ्टन का मानना है कि स्ट्रेंथ जो है टैलेंट का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसलिए क्लिफ्टन का जो फोकस है वो स्ट्रेंथ पर ना होकर टैलेंट पर, ठीक है। तो क्लिफ्टन कहते हैं कि स्ट्रेंथ constructs combined talent with associated knowledge and skill, and he defined an ability to provide consistent, near perfect performance in a specific task. This is the strength in terms of Clifton. Clifton के अनुसार जो strength है वो क्या है? Ability to provide consistent, near perfect performance in a specific task. तो टैलेंट तो इनबॉर्न है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है किसी भी चीज के परफॉर्मेंस में प्रदर्शित होता है, ठीक है। जो दूसरा एजम्पशन क्लिफ्टन की रिसर्च की थी वो है कि सक्सेस टू बी क्लोजली एसोसिएटेड विद पर्सनल टैलेंट, स्ट्रेंथ एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति की सफलता है, सक्सेस है,
वो उसका टैलेंट पर, उसके स्ट्रेंथ पर, या उसके एनालिटिकल जो इंटेलिजेंस है उस पर निर्भर करती है। ठीक है। और इन विश्वास के आधार पर क्लिफ्टन ने 100 से ज्यादा पर्सनल टैलेंट को आइडेंटिफाई किया एकेडमिक और वर्क में जो सक्सेसफुल लोग थे उसके आधार। ठीक। इनके कंस्ट्रक्ट इंपिरिकल बेस्ड थे। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का इस्तेमाल करके इन टैलेंट्स को आइडेंटिफाइड किया है इन्होंने। इन्होंने जब इंटरव्यू किया एकेडमिशियंस और जो सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन्स थे, तो उसमें जो प्रिस्क्राइब रोल ऑफ पर्सन, जैसे स्टूडेंट है, सेल्फ पर्सन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो एक स्टूडेंट के रूप में आपकी भूमिका, सफल भूमिका क्या थी, कैसे अपने आप को मानते हैं? एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कैसे आपकी क्या भूमिका थी और कैसे सफल होते हैं आप? और फिर इसके लिए इन्होंने जो एकेडमिक सेटिंग्स हैं, जॉब साइट्स हैं, वहां पे जाके उन रोल्स को देखा, उसको समझा। ठीक है। और उससे जो है ये थीम्स आइडेंटिफाई की, और इसके आधार पर ये जो अपने इनके इंटरव्यूज थे उसके आधार पर इन्होंने जो थीम्स आइडेंटिफाइड की उसको फिर लेटर रिसर्च में ये यूज करते हैं। और पहला जो है, कहते हैं कि the first step in developing the Clifton Strength Finder is as a online measure, जिसमें इन्होंने 5,000 से ज्यादा आइटम पूल तैयार किया इन कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड, जो भी कंस्ट्रक्ट उन्होंने डिफाइन किया, आइडेंटिफाई। इनका जो आइटम सिलेक्शन का जो आधार था, जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्ट, कंटेंट, क्राइटेरियन, वैलिडिटी, ये सब सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं, उसी के आधार पर इन्होंने इन कंटेंट के जो है सिलेक्शन किया। ठीक है। और बाद में एनालिसिस के आधार पर जो है उस 5,000 के पूल को कम किया, छोटा किया। ठीक है। और उसके में जो है पेयर वाइज आइटम फिर डेवलप किए गए। फैक्टर एनालिसिस अप्रोच यूज किया गया है इसमें जो है, ताकि जो कई सैंपल्स पर इनके जो मैक्सिमम थीम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। इनके जो आइटम पूल्स हैं वो कई सैंपल्स पर इनके पायलट टेस्टिंग भी हुई है। और इस आधार पर जो है एक स्ट्रॉन्ग साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी का ये टेस्ट डेवलप हुआ, टूल डेवलप हुआ, जिसको कहा गया क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर। ये कुछ वैसा ही है जैसा आपने आरबी कैटल को पढ़ा होगा कि कैटल और आलपोर्ट ने किस तरह से कई हजार जो है ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया एडजेक्टिव्स के आधार पर, और फिर उसके बाद उसकी फैक्टर एनालिसिस करके उन्होंने 16 पीएफ का कैटल ने जो डेवलपमेंट किया है, कुछ इसी तरह का काम क्लिफ्टन का भी था। क्लिफ्टन ने भी लगभग उसी तरह की पद्धति इस्तेमाल करते हुए, और थोड़ा सा उससे भिन्न है कई मामलों में। ठीक है। क्योंकि ये इंटरव्यूज का यूज करते हैं और थीम फाइंड करने के लिए, जबकि कैटल ने जो है, आलपोर्ट ने एडजेक्टिव्स और डिस्क्रिप्टिव्स, इस तरह की चीजों को, पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सी चीज होती है उसके आधार पर। और फिर फैक्टर एनालिसिस उन लोगों ने भी किया, इन्होंने भी की है। क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर वो टूल है जिसके आधार पर गैलेप जो है, जो मैंने भी बताया कि जो गैलेप का जो क्लासिफिकेशन है, गैलेप टैलेंट क्लासिफिकेशन,
तो गैलप और क्लिफ्टन का जो है कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। पहली चीज जानिए, गैलप वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर क्लिफ्टन वर्क करते थे। इनिशियली इसके वर्क को गैलप के नाम से जाना जाता है। गैलप थीम ऑफ टैलेंट के नाम से जाना गया। वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें जो है वो अलग अलग 33 थीम्स को आइडेंटिफाई किया, और उन थीम्स को मेजर करने के लिए क्लिफ्टन ने बाद में ये इन्वेंटरी डेवलप की है जिसका नाम है क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर। ठीक है। तो वो जो 33 थीम्स जो गैलप थीम ऑफ टैलेंट में है, उसको मैं इसी में आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो दो जगह डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक नहीं। ठीक है। तो क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर, जैसा कि मैंने बताया कि 1999 में इसका ऑनलाइन वर्जन लॉन्च हुआ है पहला, और इस वर्जन में 35 थीम्स हैं। कई मंथ के डेटा कलेक्शन और इस सबके बाद इसमें जो है 180 आइटम पेयर्स, जिसमें 360 आइटम थे, जिसमें 256 आइटम को स्कोर किया जाता था, और 34 थीम्स वेरिएशंस अभी करेंटली अवेलेबल है। ठीक है। 1999 से अब तक बहुत सी थीम्स को उनके जो है नेम में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। ठीक है। और 180 आइटम्स अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आइटम्स इसके कैसे हैं, जैसे आई गेट टू नो पीपुल इंडिविजुअली, जैसे इंस्टेंस डिस्क्राइब टू मी, या उसी तरह से दूसरी है आई एक्सेप्ट मेनी टाइप्स ऑफ पीपुल, ये आपके इंस्टेंस डिस्क्राइब टू मी। इसी तरह के सेंटेंस या इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। हम अगर पर्पस की बात करें तो इस क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर का जो मेन जो पर्पस था, जो प्राइमरी एप्लीकेशन जो था, वो जो स्ट्रेंथ बेस्ड डेवलपमेंट जो एकेडमिक और वर्क सेटिंग में थी, उसको इवेलुएट करना था। लेकिन चूंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी की का स्कोप जब वाइडन होने लगा, बढ़ने लगा, तो वर्क और एकेडमिक सेटिंग के अलावा इसको और भी सेटिंग्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे एम्प्लॉय, एग्जीक्यूटिव टीम, स्टूडेंट्स, फैमिली और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी इस क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज ये देखना है कि क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर्स को एम्प्लॉय सिलेक्शन या मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए न डेवलप किया गया, न डिजाइन किया, न वैलिडेट किया गया, लेकिन ये इंटरपर्सनल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण आपको है। लेकिन दूसरी चीज कि जो कंपैरिजन अक्रॉस प्रोफाइल ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे एक व्यक्ति के दूसरे से तुलना, यानी कि जो आप लोगों को दो तरह के जो है नाम्स पढ़ाए गए होंगे। नाम्स तो ऐसे आप जो है कई तरह के जानते होंगे, एज नाम्स, ग्रेड नाम, परसेंटाइल नाम्स, क्या क्या नाम। तो दो तरह के इवेल्युएशंस होते हैं। एक तो होता है नॉर्मेटिव इवेल्युएशन, और दूसरा होता है इप्सेटिव इवेल्युएशन। नॉर्मेटिव इवेल्युएशंस में साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स आर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सर्टेन नॉर्म्स। इसमें आपको किसी आपके ये जेंडर उसके अनुसार एक मानक दिया होता है, और फिर उस कोर्स की अपनी एक मीनिंग। लेकिन इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन में ऐसा नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति की खुद की विशेषताओं के आधार पर, जैसे कि बिग फाइव में दोनों तरह के नाम हैं। ठीक है। एक नाम वो जिसमें आप टेबल देखकर कहते हैं कि मीन इतना है, इसका एवरेज इतना है, इसलिए ये इस कैटेगरी का बंदा है, एक्सट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है कि ओपननेस में क्या है। दूसरा उसमें है जो नॉर्म्स नहीं दिए रहते हैं उसमें, लेकिन यू कैन डू दैट सच काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन कि अगर 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं तो उनमें से कौन सा सबसे उसमें जो है डोमिनेंट है, और कौन सा उसके लिए सबसे कमजोर है, डिस्पाइट विजिटिंग दीज नॉर्म्स। आपको नॉर्म्स नहीं देखना है, आपको वही देखना है
कि उसमें क्या है, ठीक है, और जो उसका अच्छा पक्ष है उसको उभारने और जो उसका कमजोर पक्ष है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर इसी पर आधारित है, जो दूसरा इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिविजुअल का जो है क्रॉस प्रोफाइल कंपैरिजन इसमें डिस्करेज किया जाता है। अब 34 जो क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर है, देखिए मैंने आपको बताया कि 35 से शुरू हुआ और 34 रिमेनिंग रिटेन किया गया, एक किसी को गायब कर दिया गया। अब ये 35 जो स्ट्रेंथ हैं, जो थीम है, उनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दे रहा हूँ। जैसे अचीवर है, ठीक है। तो अगर अचीवर किसको कहते हैं, या जो लोग इस थीम में स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, वो हार्ड वर्किंग होते हैं। वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं और बिजी रहते हैं, और उन्हीं से उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरा है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या करता है कि वो थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि बड़े इम्पेशेंस होते हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो आप सोचते हैं पर उसको कर नहीं पाते। लेकिन एक्टिवेटर्स जो होते हैं, जिसको आप कहते हैं मतलब जो इस टैलेंट में या इस थीम में हाई होते हैं, वो इस काम को इजिली परफॉर्म करता है। दूसरा है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब प्रेफर टू गो विथ फ्लो, मतलब जैसा चल रहा है माहौल उसी के अनुसार अपने को ढाल लेना, बह जाना। मतलब वर्तमान में हमेशा बिजी रहते हैं। एनालिटिकल, ये आपको पता है कि जो एनालिटिकल होते हैं वो उनकी रीजनिंग अच्छी होती है, कॉज इफेक्ट के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अरेंजर, जिसको आप कहें जैसे बिग फाइव के टर्म में जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, बट उसके साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी। उसी तरह से बिलीफ, तो जो उसके जो सर्टन कोर वैल्यूज होती हैं वो चेंज नहीं होती है, वो उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जिनका इस जिसमें ज्यादा थीम होती है। कमांड मतलब जो है लोगों को कंट्रोल करने की, सिचुएशन को कंट्रोल करने की जो क्षमता जिसमें ज्यादा। कम्युनिकेशन, जो बातचीत में अच्छे हों, जो कन्वर्सेशन में अच्छे हों, गुड प्रेजेंटर्स हैं। कॉम्पिटिटर्स, ये कंपटीशन, इसको भी आप जानते हैं। इसमें थीम ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं हो या जानते नहीं। ये वही थीम है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, यूज करते हैं। कनेक्टेडनेस, जो दूसरों के साथ लिंकिंग अच्छा कर पाते हैं, सोशली ज्यादा एक्टिव होते हैं। कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंट आप जानते हैं, मतलब उनके व्यवहार में समानता, मतलब कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, संगतता ज्यादा होती है, ज्यादातर परिस्थितियों में समान व्यवहार करते हैं। कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो ऐसे लोग जो हमेशा पास्ट के बारे में सोचना पसंद करते हैं, हिस्ट्री ज्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट। डिलिबरेट या डिलिबरेटिव, ये केयरिंग होते हैं, अपने डिसीजंस और चॉइसेस को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, और जो भी ऑब्स्टकल फ्यूचर में आने वाले हैं उसका एंटिसिपेशन नहीं कर पाते। डेवलपर, जो एक तरह से ऐसे लोग जो दूसरे में पोटेंशियल्स को ढूंढते हैं और उनको डेवलप करते हैं। डिसिप्लिन, रूटीन वर्क या स्ट्रक्चर्ड वर्क जिनको ज्यादा पसंद हो, उसको आप कहते हैं डिफाइंड बाय ऑर्डर। उसी तरह से
इम्पैथी है, एम्पैथी आपको पता है कि जो दूसरों के फीलिंग को समझ सकता है, पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स, खुद को किसी दूसरे की जगह पर रख के समझना सोचना। फोकस, ये डायरेक्टिव होते हैं, खासतौर से गोल के प्रति किसी चीज पर कंसंट्रेट करते हैं। फ्यूचरिस्टिक, ऑब्वियसली ऑप्टिमिस्ट होंगे, भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हार्मनी, जिसमें कंसेंसस इस तरह के लोगों में ज्यादा होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद करते। आइडिएशन, जो फैसिनेटिंग होते हैं, मतलब ज्यादा तमाम तरह के आइडियाज इनको आते रहते हैं, या उसको आप कह सकते हैं कि हमेशा इनके अंदर इमेजिनेशन चलती रहती है। इंक्लूडर, जो दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन, जो सेल्फ सेंटर्ड जिसको आप कह सकते हैं। इनपुट, इनपुट जो थीम है, क्रेविंग टू नो मोर, हमेशा कुछ जानने की, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। उसी तरह इंटेलेक्शन, जो इंटेलेक्शन में जो है स्ट्रांग होते हैं, उनमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, जैसे इंट्रोस्पेक्टिव, अपने खुद की खोज करते रहना। इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस इनको पसंद होते हैं। लर्नर, जैसा कि आपको पता है, जो हमेशा कुछ न कुछ सीखने की और अपने को इम्प्रूव करने की तमन्ना रखता हो, डिजायर रखता हो। मैक्सिमाइजर, ये मैक्सिमाइजर जो होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति, सिचुएशन की जो स्ट्रेंथ होती है उस पर फोकस करते हैं और उसको फिर ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। पॉजिटिविटी, ये इंथुसियाज्म इनमें ज्यादा होता है, देखेंगे, और जो भी चल रहा है, जो होने वाला, उसके प्रति ये बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। रिलेटर, रिलेटर थे जो अन्य लोगों के साथ जो क्लोज रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ काम करने में इनको ज्यादा संतुष्टि मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको कहते हैं, ये साइकोलॉजिकल ओनरशिप, यदि किसी भी चीज का की जिम्मेदारी लेना, ठीक है। उसी तरह रेस्टोरेटिव, जो रेस्टोरेटिव थीम वाले लोग होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी गुड इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, ठीक है। किसी भी चीज में कमी ढूंढना और उसको रिजॉल्व करना इनकी विशेषता। सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कह सकते हैं, जिनमें अपने लाइफ को मैनेज करने की एबिलिटी होती है। सिग्निफिकेंस, जो दूसरे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहते हैं, बहुत सा काम आप इसलिए करते हैं कि अन्य लोगों को पसंद है, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंस। स्ट्रेटेजिक, किसी भी काम को करने के अल्टरनेटिव तरीके ढूंढना, ठीक है। जो भी सिनेरियो है उसमें क्विकली उसको जो है समझना, उसके जो पैटर्न है काम करने के, जो इश्यूज हैं, कहते हैं ना, किसी भी काम के लिए स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। और लास्ट है इसमें वू, वू को कहते हैं विनिंग अदर ओवर। और ये जो वू जिनमें ज्यादा होता है, या इस तरह का विनिंग अदर ओवर, इस तरह के थीम्स या टैलेंट ज्यादा उसमें जिसमें पाए जाते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा पाई जाती है। दे लव द चैलेंज ऑफ मीटिंग न्यू पीपल एंड विनिंग देम, नए लोगों से मिलना, उनके साथ चैलेंज एक्सेप्ट करना, उनको जैसे उस काम के लिए जो है हराना, इसके कह सकते हैं, या उनको परास्त करना।
तो जो नॉर्मल रेगुलर चीज है उसके अलावा ये जो है कहते हैं ना कि दे गॉट द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ब्रेकिंग आइस एंड मेकिंग कनेक्शन विद अदर्स, ये वो का जो कॉन्सेप्ट है। ये 34 क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर्स है, थीम इसकी थीम। ये जो है क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर के नाम से भी जानी जाती है। ये गैलेप स्ट्रेंथ थीम भी यही है। तो गैलेप स्ट्रेंथ थीम यही थीम है जिस जो कि गैलेप ऑर्गेनाइजेशन में क्लिफ्टन ने इसको ढूंढा। ठीक है, इन्हीं थीम्स को, और इन्हीं थीम्स को मेजर करने के लिए जो उन्होंने वो क्वेश्चनर डेवलप किया, उसी को क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर के नाम से जाना जाता है। तो दीज आर द थीम, ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब जो है, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो उस टूल की बात कर रहा हूँ जो इस जो 34 थीम्स हैं, स्ट्रेंथ थीम्स हैं, उनको मेजर करने के लिए, एसेस करने के लिए क्लिफ्टन ने डेवलप किया। ठीक है, इसको क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर के नाम से जाना जाता है। और ये क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर एक ऑनलाइन असेसमेंट टूल है जिसमें प्रत्येक जो रिस्पोंडेंट होता है उसको 177 स्टिमुली जो है प्रेजेंट किए जाते हैं सिक्वेंशियल मैनर, और सबको आपको रिस्पॉन्स करना है क्योंकि ऑनलाइन है, तो जब तक आप टिक नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, और इसमें जो है आइटम जो होते हैं वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में होते हैं। जैसे लेके एक आइटम ये है कि आई लाइक टू हेल्प पीपल। ठीक है, तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में। और इसमें अपोजिट पोल कंटिन्यूआ होता है, मतलब कि आप कहाँ अपने को, जैसे बोले 5 पॉइंट रेटिंग, इस तरह का रेटिंग होता है उसमें, तो उसमें भी इसी प्रकार के रेटिंग। ठीक है, अब इसमें एक व्यक्ति को एक प्रश्न के लिए लगभग कह सकते हैं कि 20 सेकंड का समय लगता है, या कह सकते हैं दिया हुआ है, जिसमें उसको उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये बाइपोलर फॉर्म में होता है। ठीक है, अब एक साइड स्ट्रांगली जो है डिस्क्राइब मी, और दूसरे साइड होता है वर्ली या वीकली डिस्क्राइब मी। एक कंटिन्यू ऐसे बना होता है, विच सेंटेंस इज स्ट्रांगली डिस्क्राइब यू है, विच वाज मीन्स नॉट। तो बाइपोलर है। ठीक है, और बीच में एक कंडीशन। इस तरह से ये जो है 177 आइटम्स क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर में होते हैं। ठीक, ये उसके थीम्स और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स की मैं बात करूँ। जैसे अचीवर में 6 हैं, एक्टिवेटर में 7 हैं, एडेप्टेबिलिटी में 8 है, एनालिटिकल में 11 है, अरेंजर में 13 है। इस तरह से 177 आइटम्स हैं जो बाइपोलर फॉर्म में है, स्ट्रांगली डिस्क्राइब मी एंड स्ट्रांगली नॉट डिस्क्राइबिंग मी, इस तरह से इसमें दिया रहता है। ठीक है, तो ये इसके थीम्स और उसके आइटम्स। और स्कोरिंग, चूंकि ऑनलाइन वर्जन है, इसमें कभी पेपर पेंसिल वर्जन का आया नहीं है, इसलिए स्कोरिंग जो भी होता है सब कंप्यूटर बेस्ड। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो इसकी रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो काफी रिसर्च इस पर हुई है। ठीक है, और इसमें जो है जो अक्रॉस द सैंपल इसके जो मैक्सिमम स्केल है, या जिसको हम थीम कहते हैं, वो इंटरनली कंसिस्टेंट पाई गई। और उसके साथ साथ जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी के साथ साथ टेम्पोरल कंसिस्टेंसी भी है। इसकी टेम्पोरल कंसिस्टेंसी 3 वीक से 17 मंथ के बीच ये टेस्टेड है। अगर आपको बहुत इसके डिटेल के बारे में अगर आपको जानना है तो एक टेक्निकल रिपोर्ट जो है गैलप कंसल्टिंग की पब्लिश हुई है 2007 में, क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0 टेक्निकल रिपोर्ट डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। इस रिपोर्ट को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें एक एक डायमेंशन की, एक आइटम की कंसिस्टेंसी थीम की है, डायमेंशन की है, कितनी रिलायबिलिटी टेम्पोरल के टर्म में, कितनी इसकी रिलायबिलिटी,
और उसके जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी के टेस्ट टेस्ट करेंगे, ये सब दिया हुआ है। रिलायबिलिटी की जो रेंज है वो कोफिशिएंट अल्फा के 0.55 टू 81 है। जैसे बू का जो आई थीम है उस पर सबसे ज्यादा इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी 0.81 है, और जो कलेक्शन और रिस्टोरेशन इस पे सबसे लो है, 0.6 है। ठीक है, तो ज्यादातर के जो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है 0.7 के एबव पाई गई है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इसकी है, इसके इंटर कोरिलेशन जो है इसके कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को सपोर्ट करते हैं, और 34 जो थीम्स हैं वो एक यूनिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये इसको एक रिसर्च में बिग फाइव के साथ कोरिलेट करके स्टडी की गई है, जो बिग फाइव या फाइव फैक्टर पर्सनालिटी है उसके साथ। और इसके जो है एक तरह से ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी, यानी कि जो उससे रिलेटेड बिग फाइव से रिलेटेड जो आइटम्स हैं या बिग फाइव के जो डायमेंशन है और इसके जो थीम्स हैं उनके बीच एक कन्वर्जेंट वैलिडिटी को सपोर्ट करने के लिए एक स्टडी की गई है। अब इंटर कोरिलेशन इन अपने थीम्स के बीच बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती है, ये पर्सनालिटी के और किसी मेजर्स के साथ इनको भी रिसर्च नहीं किया गया है। ठीक है, वर्तमान समय में अगर देखें तो ये 17 लैंग्वेज में ये क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर अवेलेबल है। और ये एडोलसेंट और एडल्ट दोनों के लिए जो 10th ग्रेड की रीडिंग है, यानी कि 10वीं स्टैंडर्ड के जो लोग हैं उनके लिए यूजफुल है। ठीक है, ये पर्सनल टैलेंट और रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि एम्प्लॉय सिलेक्शन और मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए यूजफुल नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसमें जो है 5 जो सिग्नेचर थीम्स आइडेंटिफाई की जाती है। इसमें केवल 5 सिग्नेचर थीम, 34 के बारे में पूरी सूचना नहीं दी जाती है, ज्यादातर सिग्नेचर थीम के बारे में, यानी कि जो 5 आपके महत्वपूर्ण थीम उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से इसमें जो है बिटवीन इंडिविजुअल कंपैरिजन भी जो है अवॉइड किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था इसमें। तीसरी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि ये जो है चेंज के साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रोथ के प्री पोस्ट टेस्ट के लिए नहीं यूज कर सकते। इसका दूसरा वर्जन है वो क्लिफ्टन यूथ स्ट्रेंथ एक्सप्लोरर है, जो 10 से 14 साल के बच्चों के लिए डेवलप किया गया है, जो 2006 में पब्लिश किया गया। और इसमें जो है बच्चों के स्ट्रेंथ को मापने के लिए खासतौर से प्रयास किया जा रहा है। ये जो क्लिफ्टन स्ट्रेंथ एक्सप्लोरर है, इसमें जो है 2005 में ये 10 मेन थीम है जिसके ऊपर काम किया गया है, जिसमें अचीविंग, केयरिंग, कॉम्पिटिंग, कॉन्फिडेंट, डिपेंडेबिलिटी, डिस्कवरी, फ्यूचर थिंकर, ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंस एंड रिलेटिव, ये 10 थीम के ऊपर ज्यादा इस पर काम किया गया है। और इसके आधार पर, इन थीम्स के आधार पर उसके सिग्नेचर, 3 सिग्नेचर स्ट्रेंथ जो है थीम का, सिग्नेचर स्ट्रेंथ को इसमें जानने का प्रयास करते हैं। ये पेरेंट, एजुकेटर या फिर जो केयर गिवर है उनके लिए भी यूजफुल है, ताकि वो अपने जो वार्ड हैं उनके कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक प्रोवाइड प्रॉपर्टी जो है इस क्लिफ्टन यूथ डिस्टेंस फाइंडर की भी सेटिस्फैक्ट्री पाई गई। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको कि जो गैलप की जो क्लासिफिकेशन है, गैलप थीम ऑफ टैलेंट, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको एक्सेस करने के लिए, जिसको एसेस करने के लिए, मेजर करने के लिए आप 2 तरह के इन्वेंट्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पहला जिसमें था मैंने बताया कि क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर, और दूसरा है क्लिफ्टन यूथ स्ट्रेंथ एक्सप्लोरर। ये 2 इन्वेंट्रीज इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये पहले जो है कह सकते हैं कि पहला जो क्लासिफिकेशन और उसका असेसमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो
This is all about from my side. And now if you have any query, you can ask. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. चलिए, कोई क्वेरी नहीं है तो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज क्लास. वी विल मीट सून इन नेक्स्ट क्लास. संजय, अटेंडेंस भेज देना ग्रुप में. Thank you, Yes, sir. sir.